हेलो दोस्तों, आज हम एकदम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है NLM यानी कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। असल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वैसे तो इसके कुछ खास सवाल बनते नहीं है, मतलब JEE में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, ये जो इसमें कुछ कंसेप्ट आते हैं वो दूसरे चैप्टर में भी, कई मैकेनिक्स के चैप्टर में यूज़ हो सकते हैं, और मैकेनिक्स के क्या बाकी भी कई EMI वैसे सब चैप्टर्स में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि EMI में भी फोर्स की बातें बाद में आती हैं। यानी कि ये NLM जिसका वीक रहा उसके लिए वो सब थोड़ा टफ लगेगा, और इसलिए NLM भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन NLM को हम शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेंगे। क्या बातें करेंगे? बेसिक बातें करेंगे। जैसे कि बेसिक मतलब जो हमने पढ़ा उसका छोटा सा ओवरव्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, वो बताना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो बताना है। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या? बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज, यानी कि कोई चीज़ का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं वो भी मायने रखता है। वो जैसे दिखते हैं, अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन है, और चेंज इन पोजीशन होता है। देखो, आपको पोजीशन वेक्टर का मतलब भी पता है। देखो, कोई पॉइंट हो x, y, तो हम उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ये कार्टेशियन प्लेन में कोई x, y पॉइंट हो तो हम पोजीशन, उस पोजीशन को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और देखो, चेंज इन पोजीशन का बेसिकल मतलब है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी कि मैं मान लूँ कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली R1 वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और कुछ समय के बाद इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो कैसे निकालें? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हुआ। अब ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन तो आपने पढ़ा होगा। देखो, ये R2 वेक्टर है और ये R1 वेक्टर है, यानी कि माइनस R1 की वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्ट उल्टी होगी, इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी। माइनस R1 वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी। यानी कि अब इन दोनों को मैं सम अप करना है, तो अब मैं क्या करूँगा? देखो, ये R2 वेक्टर और इसको थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस R1 वेक्टर। यानी कि अब इनका रिजल्टेंट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये होगा। तो ये होता है x डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। यानी कि हमें टाइम के रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या? डेरिवेटिव है, इसका डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। यानी कि बेसिकली जो वेलोसिटी v हुई वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx, d मतलब डिफरेंशिएशन, बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू dt, यानी कि dx बाई dt। ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होगा। dx असल में क्या है? बहुत छोटा सा लेंथ है, इतना छोटा है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा है। देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी मोशन चल रहा है, अलग अलग टाइम पे वो अपनी अलग अलग वेलोसिटी है उसकी। अब देखो, मान लेते हैं कुछ t टाइम के बाद इसने dt इंटरवल, dt मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल, ये है बहुत छोटा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, इतना छोटा कि हम सोच नहीं सकते। और उस dt टाइम ने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जिसको हम बोल देते हैं dx।
यानी कि अब इस इतने छोटे इंटरवल में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि इतना छोटा ये हम सोच नहीं सकते। यानी कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी इसकी वेलोसिटी, v इक्वल टू ऑलमोस्ट कांस्टेंट यानी कि हम इसको डायरेक्टली जो डिस्प्लेसमेंट किया अपॉन टाइम लिख सकते हैं, यानी कि v हम लिख सकते हैं dx/dt। और ये जो v निकाला हमने ये उस इंस्टेंट का ही है, क्योंकि बाद में तो अलग अलग हो सकता है, हमें पता नहीं कि ये उस इंस्टेंट का ही, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अब देखो कोई ब्लॉक ने x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 कुछ डेल्टा टी टाइम में ट्रैवल किया, यानी कि इधर t1 इक्वल टू t1 था, इधर t इक्वल टू t2 था। तो बताना है ये अलग अलग वेलोसिटी चला है, हमें पता नहीं कौन से टाइम इंटरवल पे इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी। तब हमें क्या करना है, हमें ये पता ही नहीं है कि इसने कौन से टाइम इंटरवल में कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल किया। अब हम ये तो बता नहीं सकते, लेकिन हमें ये पता है कि डेल्टा टी यानी कि t2 माइनस t1 टाइम में इसने x2 माइनस x1 का डिस्प्लेसमेंट किया, वो हमें पता है। तो हम एक अलग सी वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ये अलग अलग वेलोसिटी चला है, उसके बदले हम मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी चला है उस तरह कि ये x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 ही पहुँचेगा, और वो भी t इक्वल टू t1 से t इक्वल टू t2 तक का ही टाइम लगेगा। और वो वेलोसिटी को हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं, जिससे इतना ही डिस्प्लेसमेंट और उतने ही टाइम में करेगा। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और ये होती है वो कांस्टेंट होती है, वो तो हमने इसके डेफिनेशन से ही बता दिया कांस्टेंट है। और ये खास बात है। अब देखो, अब ये हर एक लेंथ में सेम ही वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। अब हम इधर कोई dx लेंथ मान ले और कुछ dt टाइम ने इसने ट्रैवल किया, तो ये जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू dx/dt ये तो कांस्टेंट ही होने वाली है हर एक dx हर एक dt के लिए। यानी कि ये v एवरेज ही है और वो कांस्टेंट ही है, और ये v एवरेज है और dx/dt यानी कि v एवरेज हो गया, यानी कि dx को हम लिख सकते हैं v एवरेज dt लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो v एवरेज कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन में जाएगा नहीं। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेल्टा x, और डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1। चलो इसको डेल्टा x ही रखते हैं, तो डेल्टा x इक्वल टू v एवरेज इंटू डेल्टा टी, यानी कि इधर से हमारे पास आ गया v एवरेज यानी कि डेल्टा x बाई डेल्टा टी, और डेल्टा x यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, और डेल्टा टी यानी कि कितने टाइम में उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। यानी कि ये होती है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, अब इसके कुछ वेक्टर की भी बातें कर लेते हैं। देखो ये पोजीशन r1 वेक्टर, अभी ये r1 पोजीशन वेक्टर पे था इनिशियली, और कुछ dt टाइम में ये r2 पोजीशन वेक्टर पे चला गया dt टाइम में। अब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, वो तो पक्का है, यानी कि इधर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू dx/dt, यानी कि अब dx क्या है, dx मतलब मॉड्यूलस ऑफ, ये जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चलो वेक्टर की बात करें, तो dx क्या होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी कि जो वेलोसिटी हो गई वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेलोसिटी वेक्टर रखते हैं बाय dt, ये हुआ। यानी कि अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुई। अब देखो कोई से भी ये ब्लॉक ट्रैवल कर रहा है, अब कोई से भी छोटे dt इंटरवल में इधर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v थी और बाद में dt इंटरवल के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी होगी v प्लस dv, यानी कि छोटे dt इंटरवल में, ये छोटे dt टाइम इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आए वो dv की चेंज आ गया, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है,
वो तो हमने डेफिनेशन से बोला, यानी कि ये जो हो गया वो हो गया dv/dt, यानी कि एक्सेलरेशन हुआ dv/dt। और ये क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस होगा। फिर से यही लॉजिक है कि इंस्टेंटेनियस होगा। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन को हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो इसी तरह इसमें हम कांस्टेंट मान के निकाल लेंगे। तो ए एवरेज, देखो ए एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ΔV/ΔT। अब देखो ठीक है, तो ये सब तो बेसिक बातें हुई। और ये एवरेज क्या है वो अब देखो, हम अगले लेक्चर में NLM को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।